संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 6 फरवरी है। आज के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। आज के जो समाचार है बोला सुनबो, लेकिन ओकर ले पहले मैं आप मन के धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद एकर बर कि जो ये क्रम में शुरू करे हूँ उमें आप मन संग संग जुड़ गए हा और अपन लाइक अपन कमेंट के माध्यम से जो आप मन मोर संग जुड़े के अउ प्रयास करथा तेला मैं एकदम बहुते खुश होता हूँ। प्रयास ला आप मन के देख करके तो आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे संगवारी मन भी है जो मन जुड़े तो हैं लेकिन पूरा मन ले नहीं जुड़ पाते हैं। तो भाई का समस्या है, आप मन मोला सीधा सीधा कह सका था, आप मन करा भी जुड़े के पूरा प्रयास करे जाही। हाँ, और संगवारी हो ऐसे है कि मोर ऑनलाइन क्लास घलो चलत है। ये क्लास जो है पूरा छत्तीसगढ़ और भारत के जीएस संबंधित है। तो अगर आप मन जुड़े के इच्छा रखिया तो मोर संग संपर्क कर सका था। हमन इसने डिटेल में सब विषय ला पढ़थन। अब हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, राजिम जिला गरियाबंद में मौजूद एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र भी है और छत्तीसगढ़ का एक आध्यात्मिक शहर भी है। राजिम जहाँ की पहले कुंभ मेला लगा करता था, लेकिन मौजूदा सरकार इसे कुंभ मेले के रूप में नहीं बल्कि माघी पुन्नी मेला के रूप में मनाने का फैसला कर चुकी है। इस बार ये पर्व जो है वो आयोजित किया जाना है, लेकिन कोरोना के दृष्टि को रखते हुए या कोरोना पर नजर रखते हुए इस सम्मेलन को काफी छोटा किया जा रहा है। यानी बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम नहीं होगा, सांस्कृतिक आयोजन नहीं हो पाएंगे, बल्कि सिर्फ स्नान आदि की अनुमति दी जा रही है। 27 फरवरी से यह मेला प्रारंभ होने वाला है, महाशिवरात्रि तक चलता है। राजिम परिसर पे ये जो मेला है वो 3 नदियों के संगम के लिए भी जाना जाता है, जिसमें पैरी, सोंढूर और महानदी तीनों का संगम होता है। साथ ही साथ यहाँ कुलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से महाशिवरात्रि की पूजा होती है, और राजीव लोचन मंदिर है भगवान विष्णु का, जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजिम जो है वो राजिम दाई या राजिम माता के नाम से भी जाना जाता है, जिनको लेकर इस साल राज्य सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो आपको राजिम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि इस बार बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन ये मेला हमेशा प्रश्न बनता है। फिर हम बात करेंगे लक्ष्य कार्यक्रम की। लक्ष्य कार्यक्रम जिला जशपुर के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। ध्यान रखिए, ये केवल जिला तक सीमित है, इसका प्रदेश से लेना देना सीधे तौर पर नहीं है। लेकिन अगर यह यहाँ सफल होता है तो हो सकता है कि और भी जिले इसे अपनाएं। अब जानते हैं कि एक्चुअल में लक्ष्य कार्यक्रम है क्या। जशपुर जिले में जो आदिवासी बाहुल्य जिला है हमारा, वहां एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, और वो है आत्महत्या की, सुसाइड की। सुसाइडल टेंडेंसी जो है, यानी कि आत्महत्या करने की जो दर है, वो जशपुर अंचल में लगातार बढ़ते हुए देखी गई। इस चीज को ध्यान रखते हुए ऐसे क्लिनिक खोले जाने का फैसला किया गया है, जहां मानसिक रोग या मानसिक अवसाद की जांच की जा सके और उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके, ताकि आत्महत्या की इस बढ़ती हुई दर को हम कम कर सकेंगे। तो इस उद्देश्य से जो अस्पताल खोले जाएंगे उनका नाम होगा स्पर्श क्लिनिक। वैसे अब तक 5 स्पर्श क्लिनिक खोले जा चुके हैं, लेकिन आने वाले निकट समय में 42 स्पर्श क्लिनिक और जशपुर में खोले जाने का फैसला किया गया है, जहां अगेन मानसिक अवसाद से जुड़े हुए जो रोगी हैं उनकी जांच और चिकित्सा की जा सकेगी। दोस्तों, मानसिक अवसाद एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत महत्वपूर्ण। आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वो मानसिक अवसाद से घिर जाता है, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है कि वो सुसाइड के बारे में सोच लेता है, और काफी लोग वो कमिट भी कर लेते हैं। और उसी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर कहीं से मदद मिल जाए तो वो बचा भी जा सकता है। छत्तीसगढ़ की स्थिति इसमें बहुत भयावह है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2019 में छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की दर 26.4 प्रति लाख थी। यानी हर 1 लाख व्यक्तियों में लगभग 27 व्यक्ति, अगर आप राउंड फिगर करेंगे तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे स्थान पर है। जिला जशपुर की अगर हम बात करें तो जशपुर में यह स्थिति 24.85 है, यानी लगभग 25 व्यक्ति प्रति लाख आत्महत्या कर लेते हैं जशपुर में। 2022 तक जशपुर में इसे कम करके 15 प्रति लाख करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्पर्श क्लिनिक मदद करने वाले हैं। तो मानसिक अवसाद से घिरे हुए लोगों, मानसिक डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करिए, उनके साथ आइए और उनका हौसला बढ़ाया करें। आपका एक साथ इस रोग को कम करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का दिखे जो डिप्रेस है, तो आपकी एक
फोन कॉल आपके द्वारा किया गया एक बात या जादू की छप्पी देना उनकी मदद कर सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करेंगे अगले समाचार पर। ग्राम घुघरा और ग्राम पुसला, ये दोनों गांव पहले इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन अब आप इन्हें याद कर लीजिए। ग्राम घुघरा और ग्राम पुसला दोनों के दोनों जिला कोरिया में पड़ते हैं। यहाँ गौठान स्थित है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के और बहुत सारे गांवों में है, लेकिन इन दोनों गांवों के गौठान में मल्टी यूटिलिटी सेंटर भी बनाया गया है। मल्टी यूटिलिटी सेंटर कहने का मतलब यह है कि गौठान परिसर में ही अन्य प्रकार के रोजगारों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें फ्लाई ऐश जो होती है उससे ईंट बनाने से लेकर के जो टाइल्स आदि बनाने हैं वो सारे काम चल रहे हैं। इसके अलावा और कई तरह के उद्योग हैं जो महिलाएं छोटे स्तर पर कर रही हैं, लेकिन उस उद्योग से उन्हें बहुत लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और अगर मैं इन दोनों गांव की बताऊं तो पिछले साल से अब तक 3 करोड़ रुपए का व्यवसाय ये गांव की महिलाएं कर चुकी हैं, सिर्फ उस गौठान में बने हुए मल्टी यूटिलिटी सेंटर से। पिछले साल जब मुख्यमंत्री यहाँ की यात्रा पर गए थे तो इसको देख करके बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने एक आदेश जारी किया था। आदेश ये था कि छत्तीसगढ़ के सभी गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाया जाए। अब इस पर फाइनली मुहर लग गई है और कृषि विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कोरिया के ग्राम घुघरा और ग्राम पुसला का मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में अपनाया जाने वाला है। फिर हम बात करेंगे पंडरी की। पंडरी रायपुर में है, आप जानते हैं, ओल्ड रायपुर की मैं बात कर रहा हूं। यहां हाट बाजार जो केंद्र है वो चर्चा में आ गया है। हाट बाजार केंद्र पहले क्या है वो जानते हैं और फिर इसकी समस्या समझते हैं। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प कला आप जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हस्तशिल्प कलाकार हैं और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स, उनके बनाए हुए चीजों को बेचने का एक माध्यम प्रदान करने के लिए हाट बाजार की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के लिए जमीन जो है वो 30 साल पहले लीज पर ली जा चुकी थी, जिसकी अब मियाद, जिसका जो अब टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद वो जमीन की चूंकि मियाद पूरी हो चुकी है, यानी टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे तुड़वा करके वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। मौजूदा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाट बाजार जो है उनको तोड़ दिया जाए वहां के। लेकिन समस्या इसी बात की है कि यहां अब तक हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से जो बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो अपनी कृतियां वहां भेजते थे और उनको एक माध्यम, एक बाजार प्राप्त होता था, वो उनसे छिन जाएगा। इस बात का विरोध भी तेज हो गया और इसीलिए पंडरी का हाट बाजार चर्चा में आ गया है। राज्य सरकार हो सकता है इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। मुझे भी पर्टिकुलर पर्सनली अगर कहें तो एक बने बनाए परिसर को उजाड़ करके एक नया परिसर बनाने की व्यवस्था समझ में नहीं आती है। उस परिसर के साथ अगर बनाया जा सके तो और बेहतर हो सकेगा। ये मेरा एक ओपिनियन है केवल। आपको याद रखना है कि पंडरी और वहां हाट बाजार चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि उससे अब तुड़वाया जाने वाला है। फिर हम बात करेंगे दरिमा हवाई अड्डे की। मैं अपने वीडियो में लगातार दरिमा हवाई अड्डे के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दरिमा हवाई अड्डा अंबिकापुर में मौजूद है, यानी जिला सरगुजा का एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बनने वाला है। जब ये हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था तो यहाँ की पट्टी यानी कि जो रनवे था वो बहुत छोटा था, इसलिए केवल 20 सीटर विमान उतर सके इसकी अनुमति दी गई थी। बाद में धीरे धीरे इसके डेवलपमेंट को लेकर प्रयास तेज किए गए और वर्तमान में इसके लिए भी 3C कैटेगरी का लाइसेंस मांगा जा रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिलासपुर के बिलासादाई एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ। 3C कैटेगरी का एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ की हवाई पट्टी, जो कि अगर अभी बात करें तो 1516 मीटर मात्र है, उससे बढ़ाकर 2100 मीटर 2100 मीटर किया जाना जरूरी है। इस पर अभी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि राशि जरूर मिल चुकी है। 47 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दरिमा हवाई अड्डे को दे चुका है, लेकिन यहां निर्माण की गति इतनी धीमी है कि लाइसेंस की मांग करने के बाद भी यह लाइसेंस अभी प्राप्त होना दूर का ही कौड़ी दिखाई दे रहा है। अगर बन जाएगा तो बिलासपुर, जगदलपुर और फिर अंबिकापुर, हमारे पास 3 ऐसे 3C कैटेगरी लाइसेंस वाले रनवे हो जाएंगे। रायपुर तो बट ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो राज्य स्तरीय, एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा हवाई अड्डा बन चुका है। फिर हम बात करेंगे आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश की। तो ये खबर उनके लिए ज्यादा है जो खेल आदि से जुड़े हुए हैं और अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं। एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, इन 3 क्षेत्रों में अगर आप ये खेल खेलते हैं तो ये न्यूज को बहुत ध्यान से सुनिए। इसके लिए यानी आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए आवेदन मंगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं।
इसका रायपुर और बिलासपुर वाले केंद्र में अभी काम शुरू हो गया है, बाकी प्रदेश के बाकी खेल अकादमी के लिए भी काम शुरू होना बाकी है। रायपुर में हॉकी अकादमी, जैसे कि आपको पता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने मंजूरी दी थी, जबकि बिलासपुर में एक्सीलेंसी सेंटर बहतराई जो जगह है वहां बनने की अनुमति मिल गई थी, जिसमें तीरंदाजी और एथलेटिक्स आदि का विकास किया जाएगा। तो इसके जो खिलाड़ी हैं उनकी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब नाम फाइनल हो जाएगा तो वो एक आवासीय परिसर में वहां रहते हुए इन खेलों की ट्रेनिंग ले सकेंगे और पदक पक्का कर सकेंगे। पदक से याद आया, इस न्यूज को यहां मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक नया प्रस्ताव लाने के फिराक में है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खेल से जुड़े हुए वो व्यक्ति जो किसी खेल में गोल्ड मेडल जीतते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केवल उन्हें ही उत्कृष्ट खिलाड़ी माना जाएगा और उन्हें ही वो लाभ प्राप्त होंगे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्राप्त होते हैं। रजत पदक और कांस्य पदक वाले खिलाड़ियों को अब इस कैटेगरी से बाहर किया जाने संबंधी प्रस्ताव बनाया जा रहा है। अभी बनाया जा रहा है, इस पर पूरी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन आज के समाचार पत्र में यह था। तो अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब आप उत्कृष्ट खिलाड़ी कहलाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में गोल्ड मेडलिस्ट की संख्या बहुत कम है, तो राज्य सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। प्रोत्साहन देने का यह तरीका मेरी समझ से परे। फिर हम बात करते हैं जीएसटी मुआवजे की। छत्तीसगढ़ राज्य को जीएसटी संग्रहण का उसका जो राशि है, धनराशि, वो केंद्र सरकार से इस बार 14वीं किस्त के रूप में प्राप्त हुआ है 169.24 करोड़, 169.24 करोड़ रुपए की राशि अभी प्राप्त हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है, केंद्र उसको प्रदान करने वाला था 5,600 करोड़ रुपए टोटल जीएसटी की राशि का, लेकिन अभी ये राशि जो प्राप्त हुई है 169.24 करोड़, इससे अभी संतोष कर रहा है और इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य बहुत ज्यादा कर्ज भी लेता जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ राज्य को एक और छूट प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 0.50% अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट दी है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ अब 1,792 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकेगा केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार से हम इतना और कर्ज ले सकेंगे, यानी हमारी कर्ज लेने की क्षमता जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है। कर्ज ही लेते चले, क्या दिक्कत है। अब आज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने का वक्त आ गया है। बात होने वाली है पेसा एक्ट की, पेसा अधिनियम। इसके बारे में अक्सर सवाल आते रहते हैं। पंचायती राज अधिनियम आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कई प्रश्न हैं जो इसका जवाब यहां मिल जाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि पेसा एक्ट है क्या। पेसा एक्ट यानी पंचायती राज संस्थाओं में जो उनके अधिकार हैं उनका विस्तार संबंधी अधिनियम, यानी कि पंचायत उपबंधों का विस्तार अधिनियम पेसा कहलाता है। अब ये विस्तार किन क्षेत्रों में मिलना चाहिए? ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, यानी एसटी क्षेत्र जो है उनमें यह अधिकार मिलना चाहिए। अनुसूचित जो क्षेत्र है वहां यह अधिकार मिलना चाहिए। हुआ यह था कि भूरिया कमेटी इसके लिए बनी थी 1996 दिसंबर माह में। उसके प्रस्ताव पर बकायदा यह बिल पेश हुआ और पारित भी हुआ। 1996 से पेसा एक्ट भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम का लाभ 10 राज्यों को पहुंचाया जाना था, यानी इस अधिनियम में 10 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से 10 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और झारखंड है। लेकिन इसके सभी प्रावधानों को हमारे राज्य सहित मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। कुछ उपबंध लागू किए गए, पूरे उपबंध लागू नहीं किए गए। जबकि ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, महाराष्ट्र और गुजरात में इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद ऐसे सभी क्षेत्र जहां एसटी जनसंख्या की अधिकता है, उन क्षेत्रों के ग्राम सभा को अत्यधिक अधिकार मिल जाते हैं। उस क्षेत्र की ग्राम सभा निर्णय लेने में कई तरह से स्वतंत्र हो जाती है, अपने जनजाति समुदाय को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ उस जगह लगने वाले उद्योग या राज्य प्रशासन के कोई भी उपक्रम में उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होना, उस क्षेत्र की जमीन ना हड़पी जाए, उस क्षेत्र के जो परिसर के जो भी वृक्ष हैं, खेत हैं, उनका नुकसान ना हो, इन सब को सुनिश्चित करती है ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाने संबंधी अधिनियम मौजूद है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर विरोध हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदया तक पद यात्रा निकाल करके ज्ञापन दिया गया, उस पर भी जब बात नहीं बनी है तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में
ये याचिका दायर की गई है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अधिनियम लागू होना चाहिए, जबकि एक्ट हमारे प्रदेश के लिए भी बना है। इस बात को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में खूब चर्चाएं हो रही है, तो आपको पेशा एक्ट को ध्यान में रखना है, इससे सवाल आने की भरपूर संभावना है। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि केंद्रीय कानूनों में एसटी वर्ग की स्वायत्तता का प्रबंध किया जा सके। तो ये था भाई आज का समाचार। जितनी डिटेल में हो सकता है मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आप अपना लाइक का बटन दबा करके अपने दोस्तों से शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। ये मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों से कम एक शेयर किया करें। आपको उस एक शेयर से मेरी पहुंच बहुत सारे लोगों तक हो पाती है। इतनी बात मान सकते हैं शायद मेरी आप। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद अब तक सुनने के लिए।